एस्टिमेट अगर देखा जाए तो 60 से 70 साल ये ट्रायल चलेगा अगर डे टू डे ट्रायल चलता है इस केस का। तो आज तक किसी भी कोर्ट ने ये फाइंडिंग नहीं दिया है कि इस केस में ये लोग गिल्टी हैं। एलिगेशन की ग्रेविटी या सीरियसनेस कभी भी प्रूफ नहीं होती है कि एलिगेशन प्रूव हो गया। बस ये बताया जाता है कि ग्रेव है मैटर। चक्का जाम ही एक ऐसा मोड है प्रोटेस्ट करने का जिसमें मार्जिनलाइज्ड लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। जो दिल्ली राइट्स हुई थी उसका और जो अक्यूज्ड बनाए गए हैं इस केस में उनका कोई भी रिलेशन नहीं। प्रोटेक्टेड विटनेसेस को लाया गया है ये बोलने के लिए कि जहाँ जहाँ लूपहोल है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में उसको भरने के लिए प्रोटेक्टेड विटनेसेस का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से शर्जील और उमर को बेल डिनाई किया गया है वो काफ़ी गलत है। जब अक्विटल आता है, अक्विटल का टाइम आता है, तब तक तो बहुत सारे लोग शायद अपना फैसला देख भी नहीं पाते हैं। शुरू करेंगे इस बात से कि आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं टू मार्क 6 years ऑफ इनकार्सरेशन ऑफ शर्जील इमाम। 6 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 6 साल में पेरेंट्स विजिबली बूढ़े हो जाते हैं। 6 साल में कोई बच्चा बड़ा हो जाता है। 6 साल में 6 साल में लोगों को एक सेंस बदल जाता है कि जेल के अंदर रहते रहते बाहर क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, क्या क्या चेंजेस आ गई हैं। ये आज हमको रियलाइज़ हुआ। आज मेरी कॉल थी शर्जील भाई के साथ और उसमें वायरलेस ईयरफोन की बात हो रही थी। वायरलेस ईयरफोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कभी देखा नहीं उन्होंने जेल जाने से पहले, इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं 6 साल में और उसको हम लोग सिर्फ एक केस नंबर या साल के तौर पे देखते हैं। लेकिन जो आदमी जेल के अंदर है 5 साल 6 साल जो अंदर रहता है उसके लिए ये पूरा प्रोसेस इंतज़ार हो जाता है कि इंतज़ार अगली डेट का, इंतज़ार कोर्ट के ऑर्डर का, इंतज़ार कि घर से कोई ख़त आए, कोई मिलने आए। और लोग इसी तरीके से टाइम को मेजर करते हैं कि मैंने 25 किताबें पढ़ ली या फिर लास्ट टाइम जब कोई मेरे से मिलने आया था तो वो 6-8 महीने पहले था। एक वक्त के बाद 5 साल 6 साल जब किसी को हो जाता है जेल में तो उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट रह जाता है कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरीके से लोगों के दोस्त छूट जाते हैं, लोगों के घर वाले रिलेशनशिप मूव ऑन कर जाते हैं, लोग काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो आज हमें यहाँ पे बैठ के ये एक बार सोचना चाहिए, स्लोगनियरिंग के लिए नहीं लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए आज हमें देखना चाहिए कि क्या कुछ गुजरता है किसी के ऊपर अगर वो इतनी लंबे पीरियड जेल में रहे तो। और ये भी देखना ज़रूरी है कि ये केस क्या है, क्यों कोई आदमी इतने टाइम से जेल में है, उस केस में अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है। ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है ये बोल के कि इसने ये एक बात बोली थी वो डिसटेस्टफुल थी तो इसलिए चलो इन लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे लोग। तो बात यहाँ पे ये गौर करने वाली है कि हम लोग किसी से भी कभी भी जब ये बोल देते हैं कि इसकी ये बात सही नहीं लगी या इसने इस तरीके से बोला था तो इनको हम लोग सपोर्ट करने में डरते हैं। ये बात करते वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, लीगली क्या गलत है। लीगली अगर इस केस में देखा जाए तो आज तक पहली बात तो ये कि ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू होने के लिए चार्जेस फ्रेम होने ज़रूरी होते हैं। चार्ज पे बहस चल रही पिछले 1.5 साल से। वो अभी टेक्निकली देखा जाए तो एटलीस्ट 3-4 महीना और लगेगा उसमें, क्योंकि एक पिटिशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, बहुत सारे उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। एटलीस्ट 3 से 4 महीने में चार्जेस फ्रेम होंगे। जैसा कि सर ने बताया कि 900 से ज़्यादा विटनेसेस हैं, उनका एग्जामिनेशन करने में एक विटनेस अगर डे टू डे ट्रायल भी किया जाए तो एक विटनेस को जब 18 अक्यूज्ड पर्सन्स क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो वो कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा।
एस्टिमेट अगर देखा जाए तो 60 से 70 साल ये ट्रायल चलेगा अगर डे टू डे ट्रायल चलता है इस केस का। तो अब इस केस में ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे जो पूरा प्रोसेस है वो पनिशमेंट बन जाए, तो वो है कि बेल मत दो। बेल का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये जानना ज़रूरी है। बेल का कॉन्सेप्ट है कि किसी अक्यूज्ड को आप तब तक जेल में रख सकते हैं जब तक वो खतरा है कि वो डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर दे, या विटनेसेस को वो इन्फ्लुएंस कर दे, या वो फ्लाइट रिस्क हो, वो भाग जाए, वो कोर्ट में ना आए जब आपका ट्रायल चले। इस केस में बेल डिनाई कर करके बार बार बेल डिनाई किया जा रहा है कहीं पे भी। और ये बात भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि आज तक किसी भी कोर्ट ने ये फाइंडिंग नहीं दिया है कि इस केस में ये लोग गिल्टी हैं। आज तक सिर्फ ये हुआ है कि ये बोला गया है कि इस स्टेज पे बेल नहीं दिया जा सकता है। उसकी रीजनिंग चाहे जो भी हो, उसका स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है यूएपीए में, उसके वजह से कभी बेल डिनाई किया जाता है। इस बार जो बेल डिनाई किया गया है ये बेस किया गया है कि ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ एलिगेशन पे। एलिगेशन की ग्रेविटी या सीरियसनेस कभी भी प्रूफ नहीं होती है कि एलिगेशन प्रूव हो गया। बस ये बताया जाता है कि ग्रेव है मैटर, इसमें आप अभी बेल नहीं दे सकते हैं। बट ये नहीं है अभी भी किसी भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कि इसके अगेंस्ट में ये फाइंडिंग है या फिर फाइंडिंग ऑफ गिल्ट बताया गया है। कोर्ट ने भी ये बात रखी गई, कोर्ट के सामने ये बात रखी गई थी कि ट्रायल अभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, शुरू होना भी इम्पॉसिबल है अभी ट्रायल। बट कोर्ट ने इस बात को तवज्जो नहीं दिया। कोर्ट ने ये बोला कि इस स्टेज पे इन दोनों लोगों को बेल नहीं दी जा सकती है। खैर जो भी मसला रहा हो, जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग रहा हो, इस बात पे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट के किसी फैसले को अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो कंटेम्प्ट नहीं। कंटेम्प्ट वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट ये माना गया है हमेशा से कि कोर्ट्स के फैसलों को आप डिस्कस करें, उस पर क्या रीजनिंग दिया गया है, कैसे है, उसको चैलेंज करने का हमेशा प्रोविज़न रहता है, रिव्यू डालने का प्रोविज़न रहता है। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि अगर आप किसी केस फैसले को गलत बोल रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो सबको इन जजमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए और इसी वक्त पे ये भी बात करनी चाहिए कि जो बाकी के जजमेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं, ऐसे ही केसेस में दिए हैं, यूएपीए के केसेस में 4 साल 5 साल जब कस्टडी हो जाती है, ट्रायल अगर कंप्लीट नहीं हो सकता है तो उन केसेस में बेल दिया गया है। उन केसेस में बेल देते वक्त ये बात कही गई है कि डिले इन ट्रायल इज स्पीडी ट्रायल इज अ फसेट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डिले इन ट्रायल इज अ ग्राउंड फॉर बेल। बट इस केस में फॉर वॉट एवर रीजन्स वी ऑल नो कि बेल नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि बेल नहीं दिया जा सकता है। यूएपीए के केसेस में 1 साल में भी बेल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हर जगह से बेल होते हैं। इस केस में अलग कुछ चीज़ें हैं, वो हम सब जानते हैं। इस केस को पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, वो ऑर्डिनरी लोग हैं जिनकी एब्सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फील की जाती है। हर जगह हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, इनके आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं कि ये जेल में क्यों हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है क्योंकि सरकार को ये लगता है कि ये हो सकता है कि कल को ख़तरा बन सके। एक फ्री स्पीच की बात अगर आती है कि लोग ये बोल रहे हैं कि चक्का जाम कर सकते हैं, एक मोड है प्रोटेस्ट करने का, एंड माइंड यू चक्का जाम ही एक ऐसा मोड है प्रोटेस्ट करने का जिसमें मार्जिनलाइज्ड लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। बाकी कोई ऐसा मोड ऑफ प्रोटेस्ट आज की डेट में हिंदुस्तान में नहीं है जिसमें आप जाएं और आप जाके बोलते रहें, आप कहीं जाके बैठ जाएं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई अगर 2 महीने से जंतर मंतर पे बैठा हुआ है तो उसकी बात सुनी जाएगी। ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जहाँ तक इस केस का सवाल है, इस केस में तो बिल्कुल भी कुछ एविडेंस नहीं है। इस केस में रैंडम चीज़ों को पकड़ के कोलेट करके इस तरीके से फिल्मजी वे में बनाया गया है चार्जशीट
कि अगर कोई भी आदमी इसको देखे तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि जो दिल्ली राइट्स हुई थी उसका और जो अक्यूज्ड बनाए गए हैं इस केस में उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। प्रोटेक्टेड विटनेसेस को लाया गया है ये बोलने के लिए कि जहाँ जहाँ लूपहोल है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में उसको भरने के लिए प्रोटेक्टेड विटनेसेस का इस्तेमाल किया गया है। प्रोटेक्टेड विटनेस कोई भी हो सकता है। प्रोटेक्टेड विटनेस की नाम आइडेंटिटी कुछ नहीं बताई जाती है एंड 99% केसेस में प्रोटेक्टेड विटनेसेस जब स्टैंड पे आते हैं फाइनली ट्रायल के दौरान तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में टूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बयान के बेसिस पे जिनका ना आपको नाम पता है, ना आइडेंटिटी पता है, ना उनका पॉलिटिकल लीनिंग्स पता है कि वो किस रीज़न से उन्होंने ये बयान दिया हो, पर्सनल एनमिटी के वजह से दे सकते हैं, थ्रेट के बेसिस पे दे सकते हैं, वैसे लोगों के बयान के बेसिस पे अगर कोर्ट प्राइमा फेसी ओपिनियन अपना बना रही है तो ये तो बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि जिससे कल को किसी भी इंसान को किसी भी झूठे केस में अरेस्ट किया जा सकता है और उसको एक इनडेफिनेट टाइम के लिए जेल में रखा जा सकता है बिना ट्रायल के। इस जजमेंट के बारे में बात करना इसलिए भी और ज़रूरी हो जाता है कि इस केस में 5.5 और 6 साल की कस्टडी को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इस केस में ये बोला गया है कि इतनी कस्टडी के बाद भी आप वो थ्रेशोल्ड नहीं मीट कर पा रहे हैं। इवन दो बाकी 5 लोगों को इस जजमेंट से बेल मिली है, उनके लिए वी आर वेरी हैप्पी, बट अगेन जिस तरीके से शर्जील और उमर को बेल डिनाई किया गया है वो काफ़ी गलत है। इस जजमेंट की बात जब करते हैं हम लोग तो इससे सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि लोग लॉ एब्जॉर्ब कर रहे हैं या लॉ के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं। जो मेरा मानना है वो जब इस तरीके से लॉन्ग इनकार्सरेशन होता है तो लोग एक और चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, वो है डिस्टेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, डिस्टेंस फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द थॉट कि एक जस्टिस नाम की चीज़ होती है जो कि कभी किसी को मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है कि अगर आप ऐसे प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशंस देख रहे हैं, होप टूट जाता है, लोग सोचते हैं कि मेरे साथ भी यही हो सकता है, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए या किसी बात के बारे में एजिटेट नहीं करते हैं लोग। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कि आजकल देखा भी जा रहा है। लोग डरते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करो तब भी अगर 6-6 साल जेल में रहना पड़ रहा है। तो इसमें ये भी एक चीज़ ज़रूरी है याद रखना कि जब कोई इस तरीके के केस में जेल जाता है तो उसकी बातों पे और लोगों का ध्यान जाता है, लोग और उनकी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आज शर्जील 6 साल से जेल में है तो अगर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका नाम जानता है और उसके स्पीचेस के बारे में नहीं जानता है, तो अपना ओपिनियन हो सकता है, लोग डिसएग्री कर सकते हैं उसके जो भी स्टेटमेंट्स हैं या स्पीच से, बट अगेन at the same time it is important to tell everyone present here that whatever he had said in the speech, it might be distasteful, you might have a different political idea about it, but it is not illegal. It is not illegal in the truest sense because at best it can be saying something advocacy of a particular thing, but in the law itself it is not criminalized till the time it leads to violence. Now, if one person gives a speech, it can be anything under the sky and it does not lead to violence, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये किसी भी सेंस में इलीगल है या सेडिशियस है। एंड यूएपीए तो बिल्कुल भी नहीं बनता है इस केस में। यूएपीए के सेक्शंस लगाए जाते हैं, काफ़ी आम हो गया है ये कि यूएपीए के सेक्शंस लगा देते हैं। 5 साल 6 साल ट्रायल शुरू होने से पहले लोग जेल में रहते हैं एंड इवेंचुअली लोग अक्विट होते हैं इन केसेस में। जब अक्विटल आता है, अक्विटल का टाइम आता है, तब तक तो बहुत सारे लोग शायद अपना फैसला देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन बेल तब तक नहीं दी जाती है जब तक 7 साल 8 साल निकल ना जाए। तो ये प्रोसेस एक पनिशमेंट बन जाता है। इस केस की अगर बात करें तो इस केस में 6 साल ऑलरेडी निकल चुका है
1 साल का कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि आप 1 साल बाद फिर से आ सकते हैं अपनी बेल एप्लीकेशन लगा के, जिसमें अगर ट्रायल ना कंप्लीट हुआ हो या प्रोटेक्टेड विटनेसेस का बयान कंप्लीट ना हो गया हो, तो वो दोनों ही सिचुएशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट 1 साल के बाद फिर से इसको रिवाइव किया जाएगा, 6-8 महीना, साल भर भी और लग सकता है बेल वापस से मिलने में। तो एक इंसान जिसको 8 साल अपने स्टूडेंट लाइफ का, जब वो अपना पीएचडी कर रहा था, उसको अपने फाइनल ईयर पीएचडी में 8 साल के लिए जेल भेज दिया जाए, तो उसका क्या उसके लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उसके घर वालों के लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इन जनरल इफ़ेक्ट पड़ता है उसका सोसाइटी पे, ये सब चीज़ों के बारे में आज हमें सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए एंड ये सोचना चाहिए कि being students of JNU has always been considered as a place which has been famous for asking difficult questions. Sometimes the questions are asked publicly, sometimes not, slowly, but always with a sense of responsibility. And this, I believe that JNU is not able to keep up with because people are not asking questions that why is this happening, what is going to happen now, what is the way ahead, why are students being targeted for something which is prima facie, on the face of it, illegal. And now people are not raising questions. Everybody has their reasons because the way it has acted as deterrence for a lot of people. But still, JNU should not lose this character that throughout history, JNU has been known for raising these difficult questions, and it had made the powers at the center accountable. I would hope, and I would genuinely hope, that JNU keeps asking these questions, because this is something that doesn't weaken the democracy, but in fact the democracy is weakened when you stop asking questions. With this, I would like to conclude. It's already getting quite late.